कक्षा 9 विज्ञान पाठ 9 बल तथा गति के नियम विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 गैलीलियो के प्रयोगों की समझ प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट, गैलीलियो ने ईस्वी सन 1564 से 1642 के बीच ढाल पर गति करती वस्तु के लिए किए प्रयोगों पर से अवलोकन किया। नंबर 1, यदि कांच की गोली को आनत तल अर्थात ढाल वाली सतह पर ऊपर से नीचे की तरफ गति कराने पर उसका वेग बढ़ता है और कांच की गोली त्वरित गति करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ढाल वाली सतह पर अगर कांच की गोली को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाए तो उसका वेग बढ़ता है। अगर प्रारंभिक वेग को हम v1 कहें और अंतिम वेग को v2 कहते हैं तो v2 ग्रेटर देन v1 यानी कि v2 v1 से बड़ा होगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि वेग में वृद्धि होगी, इसलिए कांच की गोली त्वरित गति करती है। नंबर 2, यदि कांच की गोली को आनत तल अर्थात ढाल वाली सतह पर नीचे से ऊपर की तरफ गति कराने पर उसका वेग घटता है और कांच की गोली प्रति त्वरित गति करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ढाल वाली सतह पर कांच की गोली को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाए तो उसका वेग घटता है। इसका अर्थ ये हुआ कि v2 v1 से छोटा होगा, इसलिए v1 ग्रेटर देन v2। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रारंभिक वेग की अपेक्षा अंतिम वेग का मान कम होगा, जिससे वेग घटता है और कांच की गोली प्रति त्वरित गति करती है। नंबर 3, यदि कांच की गोली को ढाल बिना वाली घर्षण रहित समक्षितिज समतल सतह पर गति कराने पर उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है और कांच की गोली अचल वेग से गति करती है। यदि घर्षण रहित समक्षितिज समतल सतह पर कांच की गोली को गति कराया जाए तो वो अचल वेग से गति करती है, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रारंभिक वेग v1 और अंतिम वेग v2 दोनों का मान समान होगा, इसलिए v1 बराबर v2। घर्षण रहित दो ढाल का उपयोग करके कांच की गोली के गति का अभ्यास। इस बार हम दो ढाल का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आकृति में दर्शाए अनुसार ये पहला ढाल और ये दूसरा ढाल। यहाँ पर हम पहले ढाल पर से कांच की गोली को छोड़ते हैं तो वो दूसरे ढाल पर उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करती है, कारण कि यहाँ पर θ1 और θ2 दोनों समान है, इसलिए जितना अंतर वो पहली ढाल पर काट कर आती है उतना ही अंतर दूसरी ढाल पर काट कर उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करती है, जिससे h1 बराबर h2 होता है। क्योंकि यहाँ पर θ1 बराबर θ2 है और d1 बराबर d2 होगा।
आकृति में दर्शाए अनुसार दो समान ढाल वाली घर्षण रहित सतहों में से कोई एक ढाल पर से अमुक ऊंचाई से कांच की गोली को धक्का मारे बिना गति कराने पर कांच की गोली दूसरे ढाल पर उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचती है। दूसरा पॉइंट, यहाँ कांच की गोली दोनों ढालों पर समान अंतर अर्थात दूरी काटती है। इस किस्से में θ1 बराबर θ2, d1 बराबर d2 और h1 बराबर h2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर दोनों ढालों का नमन कोण यानी झुकाव कोण समान है। θ1 बराबर θ2 है, इसलिए हम पहली ढाल पर से जितनी ऊंचाई से कांच की गोली को छोड़ते हैं उतनी ऊंचाई उसको दूसरे ढाल पर प्राप्त करने के लिए जितना अंतर वो पहले ढाल पर काटती है उतना ही अंतर दूसरे ढाल पर काट कर वो उतनी ऊंचाई को प्राप्त करती है। क्योंकि यहाँ पर θ1 बराबर θ2 है और d1 बराबर d2 और h1 बराबर h2 है। पांचवा, पहली सतह के ढाल को अचल रखकर दूसरी सतह के ढाल को घटाने पर कांच की गोली को पहले ढाल से जितनी ऊंचाई से गति कराते हैं तो दूसरे ढाल पर उतनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक अंतर अर्थात दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम पहले ढाल के कोण को अचल रखें और दूसरे ढाल के कोण को घटाते हैं तो उसको पहले ढाल से जितनी ऊंचाई से छोड़ते हैं उतनी ऊंचाई को दूसरे ढाल पर प्राप्त करने के लिए उसे अधिक दूरी अथवा अधिक अंतर तय करना पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि θ4 लेस देन θ3 लेस देन θ2 बराबर d4 ग्रेटर देन d3 ग्रेटर देन d2। यानी कि अगर आप पहले ढाल के कोण को अचल रखकर दूसरे ढाल के कोण को घटाते हो तो जितनी ऊंचाई से पहले ढाल से आप गोली को छोड़ते हो उतनी ऊंचाई उसको दूसरे ढाल पर प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट, यदि दाईं तरफ के समतल अर्थात सतह को समक्षितिज करने पर कांच की गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए समक्षितिज समतल पर सतत गति करना पड़ता है। इस किस्से में कांच की गोली पर लगता असंतुलित बल शून्य होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप दाईं तरफ जो सतह है उसको समतल कर दो तो कांच की गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए समक्षितिज समतल सतह पर सतत गति करते रहना पड़ता है। इस किस्से में कांच की गोली पर लगता असंतुलित बल शून्य होगा। निष्कर्ष, कांच की गोली की गति बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल जरूरी है, परंतु कांच की गोली की अचल गति चालू रखने के लिए कोई परिणामी बल की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस प्रकार पदार्थ के वेग में परिवर्तन करने के लिए असंतुलित बाह्य बल आवश्यक है, परंतु पदार्थ की अचल वेग की गति चालू रखने के लिए असंतुलित बाह्य बल की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
थैंक यू।